एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन पावर्ड बाय गीत एकेडमी, स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। और आज हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। और ये वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इन्हें आज हम देखेंगे। जिस तरह से मैं आपको चैप्टर्स आपके क्लियर कराती जाऊंगी तो उसके एंड में हम कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे। इसकी भी मैं और बहुत सारे पार्ट्स लेकर आऊंगी, जस्ट ओनली फॉर योर रिफ्रेशमेंट, ताकि आपको पता रहे कि ओके इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम आज ये लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊंगी जो भी हमने चैप्टर्स किए हैं उसके ऊपर में है। तो मैंने आपको एक चैप्टर कराया था, अगर आप लोग को याद होगा तो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो उसमें हमने पूरा देखा था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए और धीरे धीरे उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया। तो उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट abolished the ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ब्रिटिश संसद की किस एक्ट ने पूरी तरह कंपनी के व्यापार एकाधिकार को खत्म कर दिया था। तो जब आपने लेक्चर्स देखा होगा तो आपको ये मालूम चला होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब करप्ट हो गई थी तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये कहा कि ओके हम अब क्या करेंगे, आपको पूरी तरह से होल्ड ऑन कर लेंगे और आपके ऊपर में अब हमारा अधिकार रहेगा। धीरे धीरे वो यहाँ पे बहुत सारे एक्ट्स लेकर आने लग गए और उन्हीं एक्ट्स के तहत फिर एक एक्ट ऐसा आया कि जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी यहाँ पर ट्रेड करने की, कि इकलौती यही एक कंपनी है जो इंडिया में ट्रेडिंग कर सकती है, तो उसको इन्होंने पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया था, पूरी तरह से हटा दिया था। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने क्या किया, एबॉलिश कर दिया था कंपनी की रूल को। कंपनी की मोनोपोली जो थी उनकी यहाँ पे ट्रेडिंग करने की, उसको पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया था बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। अब वो कौन सा एक्ट है जिसके तहत जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी हमारे यहाँ पे, जो विधायी परिषद थी, उनको ये पावर मिल गया था कि वो क्या करें, बजट पर बहस कर सके। तो ये हुआ था बाय इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 के तहत। ये सब मैंने आपको लेक्चर्स में बताया। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से देखिए, उसके बाद में आप ये क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी women members were there in the Indian Constituent Assembly। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उसमें कितने मेंबर्स थे जो कि विमेन थी। तो विमेन मेंबर्स उस टाइम पे कितनी थी, 15। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में, 15। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी आपको जाता है एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं। Who among the following advised the Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India। इसका मतलब यह कि वो कौन थे जिन्होंने ये सुझाव दिया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो इसे एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप क्या कर दो, खत्म कर दो आफ्टर इंडिपेंडेंस। कोई मतलब नहीं है इस पार्टी को रखने का, आप चाहो तो फ्रेश पार्टीज बना लो अपनी, लेकिन आईएनसी को आप लोग खत्म कर दो। तो ये सुझाव दिया गया था बाय द ग्रेट महात्मा गांधी जी, इन्होंने ये चीज कही थी। आगे बढ़ते हैं। द स्टेट एम्ब्लेम, देखिए कब कौन सा स्टेट एम्ब्लेम अडॉप्ट किया गया, कब हमारा नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया। तो ये डेट्स आपको याद रखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो देखिए जो हमारा स्टेट एम्ब्लेम है वो हमारा अडॉप्ट किया गया ऑन 26 ऑफ जनवरी 1948 को। आगे बढ़ते हैं। द फेडरल कोर्ट का हिंदी होता है संघीय न्यायालय। तो जो संघीय न्यायालय है इंडिया का वो किस वर्ष स्थापित हुआ है ना, कौन से ईयर में उसको हमने क्या किया, एस्टैब्लिश किया। तो फेडरल कोर्ट्स जो है ये हमारे 1937 में एस्टैब्लिश हुए। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है
कि कौन से एक्ट के तहत, अगर आपको पूछता है कि किस एक्ट के तहत हमने फेडरल कोर्ट को एस्टैब्लिश किया, अगर एक्ट पूछता है तो वो एक्ट कौन सा रहेगा आपका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो इस एक्ट के तहत ये कहा गया कि एक फेडरल कोर्ट बनेगा। लेकिन फिर जो फर्स्ट फेडरल कोर्ट था वो बना कब? वो बना हमारा 1937 में। और अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट बना तो वो किस एक्ट के तहत बना था। तो ये आप लोग मुझे जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, अंडर विच एक्ट डायरकी को हिंदी में कहते हैं द्विशासन, तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया? एट सेंट्रल लेवल। तो सेंट्रल लेवल में जो डायरकी है इसे इंट्रोड्यूस किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के तहत। आगे बढ़ते हैं। द एक्ट ऑफ 1909 के एक्ट को और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, वो क्या थी? दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। अगर आप लोग को पता होगा कि सबको, हर एक रिलीजन को एक अलग से इलेक्टोरेट दिया गया था। अगर सिख कम्युनिटी है और अगर किसी जगह से कोई सिख मेंबर खड़ा हुआ है तो उसको सारे वोट्स किसके मिल जाएंगे? सिख के। सेम मुस्लिम्स के लिए भी सेम चीज अप्लाई की गई थी और धीरे धीरे इसे हर रिलीजन के लिए बढ़ा दिया गया था। तो इसी वजह से मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। तो 1909 से इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई आपकी? इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। आगे बढ़ते हैं। इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935, तो 1935 के अंतर्गत जो रेसिडुअरी पावर्स थे वो किसके पास रहेंगे? तो देखिए, दो तरह के पावर्स को यहाँ डिवाइड कर दिया गया था। तो इसमें कुछ ट्रांसफर्ड लिस्ट थी, कुछ रिजर्व्ड लिस्ट थी। तो उसी में जो हमारे रेसिडुअरी लिस्ट थे, जो भी रेसिडुअरी पावर्स थे, तो ये सब जो हेड थे गवर्नर जनरल, उनके पास रखा गया था। गवर्नर जनरल मतलब उस टाइम तक वो क्या हो चुके थे? वाइस रॉय हो चुके थे। तो इनके ही पास में सारी जो रेसिडुअरी पावर्स हैं वो वाइस रॉय और क्या बोल सकते हैं आप? गवर्नर जनरल, इनके पास में थी। अब द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप बनाओ, उसके बाद में आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो इस बारे में जब चर्चा चालू हुई तो वो कौन सा एक्ट था, वो कौन सी कमिटी थी जिसने इंडियंस की इस सिफारिश को माना था? तो वो देखिए, ऑप्शन से देखिए तो यू विल फाइंड कि क्रिप्स मिशन आया था, साइमन कमीशन भी आया था, लेकिन इस टाइम ये बातें नहीं हुई थी। इस चीज को अनुमति जो है वो कैबिनेट मिशन ने दी थी और उन्होंने कहा था कि ओके लेट्स गो फॉर द इलेक्शंस, हम इलेक्शंस करवाते हैं। लेकिन जो मुस्लिम लीग ने कहा था कि हमें एक अलग कंट्री चाहिए, तो उस बात को किसी ने नहीं माना था। इस बात को किसने माना था? ना कैबिनेट मिशन ने माना, ना क्रिप्स मिशन ने, किसी ने नहीं। इस बात को सबसे पहले सहमति दी थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने, ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज ये याद रखनी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका बनेगा तो उसके लिए जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आनी चाहिए। तो इसका जो प्रपोजल है उसको किसने माना था? कैबिनेट मिशन ने। 1 सेकेंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इस तरह के छोटे छोटे स्नैपशॉट्स में हम और लेकर आएंगे क्वेश्चंस, जिससे कि आपकी चीजें जो है वो अच्छे से आपको रिवाइज होती रहे। ऐसे ही पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट रहे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अद्वैत एजुकेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।